ओके हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट होता है। पूछा बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक आप गेस करने की कोशिश करिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट चैप्टर दे रखा है सेल्स, और ये चैप्टर सबसे इजी लगता है, मतलब अगर आप पढ़ें तो वो, बट दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर्स अगर जब आपको इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ओके, तो सेट्स का आइडिया क्या है, मतलब सेट्स होते क्या हैं? सेट्स को हम लोग, एक तो रटी हुई डेफिनेशन होती है, मैं आपको पहले बताता हूँ रटी हुई डेफिनेशन क्या होती है। सेट्स टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो जैसा कि हम लोग स्कूल में सबसे ज़्यादा देखते हैं, हमारी रटी हुई डेफिनेशन होता है सेट्स आर group of defined objects। तो यार अब इस डेफिनेशन को तो चलो, एक तो है कि हम लोग इस डेफिनेशन को रट लें। एग्जाम में आया वाटर सेट्स आर ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ही लिखें, और दूसरा है कि आप मेरा वीडियो देखें और इसको ढंग से समझें। तो यार इस डेफिनेशन का क्या मतलब होता है, अब समझ लो। किसी ने कहा कि मुझे एक ग्रुप चाहिए जिसमें ऐसे नंबर्स हों, ऐसे इंटीजर्स हों जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। जो क्या करते हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। 10th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में ऐसी इक्वेशंस देखी थी। ऐसा कोई वेरिएबल, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो अब आप मतलब कैसे बनाओगे? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप एक एक नंबर लिखोगे, हाँ एक्स और वाई कितने मतलब वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है 1,2, उसके बाद मतलब 1,2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर वो इसका सेटिस्फैक्शन नहीं है। बट लेकिन अगर आपको कोई ऐसे मतलब काम दे तो यार ये काम तो बड़ा भारी है यार, आप ऐसे कैसे करोगे? तो इसी काम को हमने इजी बनाने के लिए सेट्स बनाए। सेट्स में ताकि हम लोग चीज़ों का इजीली, बड़ी वैल्यूज़ का इजीली इंटरसेक्शन या यूनियन ले सकें, मतलब उनको ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें बड़ी क्वांटिटीज़ को। जैसे कि मान लो कि मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स, वही एग्जांपल वापस ले लेते हैं। मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, बट लेकिन इस बार साथ साथ में इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। अब आप इन दोनों के सारे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिखने बैठ जाओ, उसके बाद उनको कंपेयर करो, भाई ये काम नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वजह से हमने सेट्स बनाए, ताकि अगर हम इन दोनों मतलब
ऐसे ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत ही ईजिली कर पाए। अब यार यहाँ पे एक बहुत ही कड़ा टर्म आता है यार, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स समझ आता है, बट वेल डिफाइंड जो यार ये है, वेल डिफाइंड से मतलब क्या है, वेल डिफाइंड से मतलब क्या है? अब वेल डिफाइंड मतलब, चलिए देखते हैं वेल डिफाइंड का असल में मतलब क्या है। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं किसी वेल डिफाइंड चीज़ को कैसे बताऊं आपको, वेल डिफाइंड मतलब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। क्या हो? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब ना वो आपके लिए अलग हो, ना मेरे लिए अलग हो, ना किसी और के लिए अलग हो। आपको अगर कोई बजिंग साउंड सुनाई दे रही है, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है, कोई बात नहीं। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ना आपके लिए अलग, ना मेरे लिए अलग। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, मुझे एक ऐसा सेट दो जिसमें इंग्लिश के सारे वोवल्स हों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हों, सारे वोवल्स हों, तो आप मुझे बहुत ईजिली ये 5 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट दे दोगे और कहोगे ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 वोवल्स, ये है, मतलब ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 वोवल्स का सेट। मतलब अभी ये सेट नहीं, कि सेट के लिए आपको नोटेशन लगाना पड़ेगा, बट वैसे मतलब उस सेट में ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ये ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे कि अगर मैंने जब आपको वोवल वाला एग्जांपल दिया, चाहे मैं एक फ्रेंच आदमी से कहूँ, चाहे मैं आपसे कहूँ, चाहे मेरे से कोई ये सवाल पूछे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स तो ए ई आई ओ यू ही रहेंगे। क्या वो बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, यानी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल्स हो क्या सकते हैं, क्या हो सकते हैं? अब देखो, मैं आपको एक सेट बोलूँ, मतलब मैं आपको बोलूँ कि एक सेट डिफाइन करो, किसका? वर्ल्ड्स टॉप 10 बैट्समैन का। क्रिकेट तो आप सभी देखते होंगे, जो नहीं देखता कोई बात नहीं, वो टॉप 10 बैट्समैन की जगह मैथमेटिशियंस लगा सकता है, साइंटिस्ट लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है। बट लेकिन जो भी, मतलब इसके वर्ल्ड टॉप 10 बैट्समैन है, क्या इसका, इस पर्टिकुलर चीज़ का सेट वेल डिफाइंड है क्या? मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर आदमी से पूछूं, वर्ल्ड के टॉप 10 बैट्समैन बताओ, वो अपने ओपिनियन, उसके ओपिनियन में अलग होंगे। मैं आपसे पूछूं, आपके ओपिनियन में वर्ल्ड टॉप 10 बैट्समैन अलग होंगे, मेरे ओपिनियन में वो अलग होंगे। यानी वो यार यूनिवर्सली मतलब सेम नहीं है, हर किसी के सेम नहीं है, यानी वो कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब क्या है? वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है वो। ओके, तो अब हम लोग सेट की, हम लोगों ने डेफिनेशन तो जान ली, अब हम ये देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह के फॉर्म्स यूज़ करते हैं। अब हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं, देखो ये तो प्योरली मैथमेटिशियंस ने जो नोटेशंस बनाए हैं, जो सबसे अच्छा लगा वो लगाया है, और आपको भी लगेगा। देखो एक ही कुछ काम किए, हम लोग मेनली दो ही यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे हम लोग दो ही यूज़ करते हैं। तब मेनली तो शब्द लगाने की भी बात। तो सबसे पहले हम एक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसको हम नाम देते हैं। देखो नाम याद रखो क्योंकि ये नाम आपको इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ज़्यादातर ये फॉर्म उन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनके मतलब ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर कम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अभी क्यों किया जाता, मतलब ऐसा क्यों होता है देखते हैं वो। जैसे कि आपको बताता हूँ रोस्टर फॉर्म क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी सेट हमें डिफाइन करना है, मतलब कोई भी सेट बताना है कि एक सेट है, तो हम उसको हमेशा एक वेरिएबल या किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैक्सिममली हम उसको ए सेट, बी सेट, मतलब अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं एक सेट को डिफाइन करने के लिए, मतलब एक सेट को दिखाने के लिए। जैसे कि हम कह देते हैं ए इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये क्या एक स्टेटमेंट है, मतलब कि आप किसी भी सिंबल से एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब रोस्टर फॉर्म में होता क्या, हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग को एक सेट चाहिए जिसमें सारे वोवल्स हों। क्या हो? सारे वोवल्स हों। तो हम क्या करते हैं, मान लिया मैंने उस सेट को सिंबल ए से रिप्रेजेंट किया, इक्वल्स का साइन लगाते हैं, और ये इस कर्ली ब्रैकेट नोटेशन बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, अगर आपने कोई भी और तरह का ब्रैकेट लगाया, आपने ये ब्रैकेट यूज़ किया, ये ब्रैकेट यूज़ किया, तो आप का नोटेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑन द पॉइंट गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ की तो गलती ज़रा भी ना की जाए। और रोस्टर फॉर्म या मतलब सेट को रिप्रेजेंट करते वक्त हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाए। अब क्या करा, हमने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए और अब इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स लिख दो, ए ई आई ओ यू, और अब इसको क्लोज कर दो। ये बन गया आपका सेट ऑफ ऑल वर्बल्स। रोस्टर फॉर्म यही है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स बनाओ, अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, खेल खत्म। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बनाना है, क्या करो, ए इक्वल्स 1 2 3। अब यार आप इन्फिनिटी तक तो जाओगे नहीं, कोई भी नहीं जाएगा, किसी का दिमाग खराब नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, और इस चीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी हुई है, ये नोटेशन यूज़ करो अप टू इन्फिनिटी, और ये खेल हटा। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, डॉट्स सिर्फ 3 होने चाहिए। अब आप में से कई लोग कहेंगे बिल्कुल यूजलेस बात है, किसी काम की नहीं है, बट है तो है। आप 3 डॉट्स ही यूज़ कर सकते हैं। आपने 3 से ज़्यादा लगाया, कोई इतना ध्यान ना दे, बात अलग है, बट अब जिसने ध्यान दिया उसमें उसके सामने अगर आपने 4 डॉट्स लगा दिए, वो इसको काट देगा।
अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, कर्ली ब्रैकेट्स और 3 डॉट वाला, कर्ली ब्रैकेट्स तो आपको हमेशा याद रखना होगा, बट 3 डॉट वाला प्रिंसिपल अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट कंपटीशन में भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स स्कूल वालों में ऐसी चीज़ अवॉइड कर दी जाती है, बट कंपटीशन में जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे तब ये 3 डॉट वाली चीज़ अवॉइड नहीं की जाएगी। तो रोस्टर फॉर्म एक काफ़ी अच्छा फॉर्म हो सकता है, बट एक प्रॉब्लम है रोस्टर फॉर्म में। अगर मैंने आपको कोई ऐसा सेट बनाने को दिया रोस्टर फॉर्म में, सेट बनाओ ए, जिसमें क्या हो, मतलब ए इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अभी इससे पहले हमने बात करी थी नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स का आप सेट कैसे बना सकते हो? आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी सेट बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप चाहे यहाँ पीछे माइनस इन्फिनिटी लिख दोगे, बट लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे, आप समझ लिया हमने -1 लगा दिया, बट लेकिन अब -1 से जो नेक्स्ट एलिमेंट है, तो -1 से जस्ट छोटा नंबर यार आप कैसे लिख सकते हो? और आप मतलब हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि -1 और 0 ये दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसको इजीली नहीं बना सकते। एक तरीका है जिससे आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट लेकिन वो बिल्कुल ही बकवास तरीका होगा और उससे कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी। वो तरीका है आप ऐसे 3 डॉट्स लगाओ, इन्फिनिटी लिख दो, बट लेकिन ये सेट कोई मतलब डिफाइंड का यहाँ पे वेल डिफाइंड से मतलब नहीं यहाँ पे कि ये सेट कोई ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। अब ये सेट पता है रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है, ये सेट इंटीजर्स का भी हो सकता है, तो वहाँ पे एक डाउट रेज हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अब अपना सेकेंड रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन जो है एक सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। आगे जाके हम सबसे ज़्यादा इसी फॉर्म को यूज़ करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को। अभी आपको मतलब जैसे ही मैं आपको इस फॉर्म के बारे में बताऊंगा, आप भी कहोगे यार ये फॉर्म ज़्यादा अच्छा है पिछले वाले से, क्योंकि वो है। लेकिन उनको वीडियो का यार ड्यूरेशन देखने दो, वीडियो कितनी लंबी हो गई। चलो अभी तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके लेट्स कंटिन्यू। तो सेट बिल्डर फॉर्म आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आगे सेट्स हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे, या मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही बनाऊँगा, डोंट वरी। तो सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म में कई लोगों को कन्फ्यूजन आएगा, बट ध्यान से सुनो। मतलब जब मैं इसको आपको पहली बार बोलूँगा ना, आपको लगेगा कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट लेकिन वीडियो देखते रहो समझ आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम में ये फॉर्म किसी को समझ नहीं आता। मान लीजिए कोई सेट है, ए है, ऑल रियल नंबर्स का सेट है। अब मैं पूरा सेंटेंस बाहर नहीं लिखूंगा, तो मैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँ? देखो, मैं लिखूंगा एक्स, कोई भी एक्स, बट लेकिन अब मैं सच दैट लिख दूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अब मैं यहाँ सेट बंद करूंगा और खेल खत्म। बेटा
अपना सेट खत्म। अब यहाँ पे कईयों को कुछ समझ नहीं आया, कईयों के दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, दिमाग में पटाखे फूट रहे हैं, ये क्या हो रहा है। शांति से बैठ जाओ। पहली बात सुनो, शांति से बैठ जाओ। अब मैंने किया क्या इसमें। अब मैंने क्या किया सुनो। मैंने अपना सेट लिया, ठीक है। शुरुआत करी। मैंने मान लिया कि उसमें कोई एक्स, एक एलिमेंट एक्स है, वो एलिमेंट्स को शो कर रहा है, एलिमेंट्स का नेचर शो कर रहा है। अब मैंने सच दैट लगा दिया, सिंबल सच दैट का। यहाँ लैंग्वेज पढ़ो, मैं इस सच दैट पूरा, वैसे सच दैट आप पूरा भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग सच दैट यूज करें। सच दैट एक्स। अब मतलब अगर हमने सच दैट यूज करा है तो हमें एक्स पर कोई कंडीशन लगानी है। एक्स पर हमें क्या करना है, कोई कंडीशन लगानी है। बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। चाहे इस बात को 4 बार सुन लो, 5 बार सुन लो, ये पर्टिकुलर जो मैंने अभी 2-3 सेंटेंस बोले, इससे आपको पूरा सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, सेट शुरू किया, वो एक वेरिएबल से उसके एलिमेंट्स का नेचर शो किया, और फिर हम लोगों ने उस वेरिएबल पे कंडीशन रख दी ताकि वो सारे ऑब्जेक्ट्स कवर हो जाए। अब एक चीज़ ये और सुन लो, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। एलिमेंट्स भी कहते हैं, मतलब आपको कोई कहे सेट के ऑब्जेक्ट्स या सेट के एलिमेंट्स से एक ही बात है, तो आज से, अभी से, इसी पल से मैं इस शब्द का यूज़ नहीं करूँगा, मैं एलिमेंट्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि एलिमेंट्स काफ़ी अच्छा वर्ड है, मैक्सिममली यही वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब हमने क्या किया है, ए सेट के सारे एलिमेंट्स एक वेरिएबल से सारे एलिमेंट्स की नेचर शो कर दी। फिर हम लोगों ने उस वेरिएबल पे कंडीशन लगा दी ताकि हम लोगों को वो सारे एलिमेंट्स की नेचर, उस सारे एलिमेंट्स की नेचर डिफाइन हो जाए, और ये ख़त्म। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। मेरी लाइन है, किसी फेमस साइंटिस्ट से नहीं कही, चिंता मत करो। कहीं हो तो मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं पता। मैंने एक बहुत फेमस लाइन सुनी है कि इफ़ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स यू सर्टेनली डोंट अंडरस्टैंड इट। और मुझे आज तक पता नहीं है किसने कही है। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो एग्जाम्पल या समझ लो, मुझे एक सेट डिफाइन करना है, वही शुरुआत वाला इक्वेशन वाला चक्कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ, हाँ यस, सॉल्यूशंस of the equation 2x minus 1y equals 1। अब ये क्या हो गया, अब देखो इस एग्जाम्पल के मिलते ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, दिमाग घूमेगा। बट लेकिन अगर मैं अब इक्वेशन मैंने आपको दे दिया और कह दिया कि इसको रोस्टर फॉर्म से बनाओ,
आप कितना ही दम लगा लो, कितनी ही जिद लगा लो, आप इसको रोस्टर फॉर्म से नहीं कर पाओगे। बात मैंने कह दी तो कह दी, क्या करा मैंने, बात कह दी तो कह दी। बट लेकिन आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म से 1 मिनट में कर दो। मतलब रोस्टर फॉर्म से आप इसको नहीं कर पाओगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही करके देख लो। मैंने, चलो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में curly brackets x such that x is a solution of the equation, और फिर इसको यहाँ चिपका दो और फिर कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दो, फिर खत्म। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, डोंट वरी। अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ बिलोंग्स टू लगाना ज़रूरी था तो ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। एंड दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सेट बिल्डर फॉर्म इतना ईजी है कि मज़ा आ जाता है। चलो ए का जो वोवल वाला सेट था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल, तो हम एक और बार इसको करते हैं, बट इस बार हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से करते हैं। ए इज, हाँ ये कर लो यार, एक्स such that x is a vowel of English alphabet। बहुत बढ़िया यार, लिख लेना अपने आप, नहीं बस इतना टाइम। अब आगे आप अपने आप लिख लो। तो आपको लग रहा है कि मतलब इस पे लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, लैंग्वेज तो इसमें लिखनी पड़ती है। देखो मैंने कहा था कि जो भी, जिस भी सेट में कम एलिमेंट्स होंगे, कम या कम ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट एक ही बात है, मैंने बताया था, कम एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म से ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। क्या करेंगे, हम उसको रोस्टर फॉर्म से इजीली समझ पाएंगे। पर लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे या फिर काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको हम लोग डायरेक्टली ना निकाल पाए, कि डायरेक्टली आप काफ़ी हद तक मुश्किल भी हो सकता है डायरेक्टली निकालना, तो हम उसको क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से कर लेंगे। किससे कर लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग उस सेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, चिंता मत करो, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, डोंट वरी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर दूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिए जाए, सोचो सोचो सोचो। जो आपको मतलब कोशिश करना कि इनको दोनों फॉर्म से करो, मतलब रोस्टर फॉर्म से भी और सेट बिल्डर फॉर्म से भी। चलो पहला, मतलब ए इज a set of consonants। क्या है, a is a set of consonants। एक ये क्वेश्चन, और एक बार ये एग्जांपल दोबारा करना। ए
is a set of verbs। ये एग्जाम्पल मैं आपको जबकि बता चुका हूँ, लेकिन तब भी एक और बार करना, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल से तीसरा एग्जाम्पल बहुत तगड़ा बनेगा जो सबको कंफ्यूज करेगा। इसने भी टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा, इसको या स्टार मार्क कर लो। नहीं, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे बी कर लेना, बी, क्योंकि दो अलग अलग सेट्स हैं, दो अलग अलग नोटेशन होनी चाहिए। अब देखो, सी is a set that contains all the elements all the elements of set A and B। ये दोनों क्वेश्चंस हर कोई कर लेगा। मैं तो देखना चाहता हूँ ये वाला भाई क्वेश्चन कौन करेगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जिसमें दम है। इसने आज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा। इस वाले क्वेश्चन को करने पर आपके पास वो अप्रोच आएगी जो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर के पास आनी चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही मैं वीडियोस को आगे बढ़ा पाऊँगा। और वीडियोस शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारी डेली लाइफ साइंस सीरीज़ देखते रहिएगा। डेली लाइफ साइंस सीरीज़ एक काफ़ी इनोवेटिव वे है अपने आसपास की जो आप डेली लाइफ की आपकी साइंस होती है उसको जानने का। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली लाइफ का मिथ लूँगा, जिसको मैं फिज़िक्स से गलत साबित करूँगा कि मतलब वो मिथ गलत है। आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा उसमें, क्योंकि उसमें मेरी उन डेली लाइफ साइंस सीरीज़ में बहुत कुछ है। मेरी डेली लाइफ साइंस सीरीज़ में क्या है, इंजॉय करते हो आप। आपको मिलती है फिजिक्स मिलती है, आपको मैथ्स मिलती है, और वो भी डेली लाइफ की। क्योंकि सीरियसली यार, आप जो भी कुछ स्कूल्स में पढ़ते हो उसके ज़्यादातर वेस्ट होता है। मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर वेस्ट होता है कि मतलब हमारा स्कूल का डाटा काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड होता है इस वजह से। बट लेकिन काफ़ी चीज़ें हमारे काम आती हैं और डेली लाइफ के मेन प्रोसेस से जुड़ी होती हैं। तो हम लोग को उन चीज़ों पे यार पॉइंट आउट करना चाहिए कि हमारे आसपास जो चीज़ें काम कर रही हैं वो हमारी डेली लाइफ के हिसाब से कैसे काम कर रही हैं। तो आप डेली लाइफ साइंस सीरीज़ जितनी देखोगे, आपको अपने आसपास की डेली लाइफ के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी। ओके, सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे अहेड। पढ़ते रहिए, मेरी वीडियोस तो देखते ही रहिए, वो बहुत ज़रूरी काम है। ओके, बाय।